आप सभी को नमस्कार। पहला मैं खिमेश कुणाई आप सभी का स्वागत करता हूं जी के सरकारी में। उत्तराखंड एसआई के कंप्लीट कोर्स के तहत हम यहां पर उत्तराखंड का जो इतिहास है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। उत्तराखंड का जो इतिहास है तो स्टार्टिंग से हम लोग इसको देखते हुए आ रहे हैं। उत्तराखंड इतिहास को यहाँ पर हम लोगों ने आपका पाषाण काल हम लोगों ने इसका अध्ययन किया है। उसके बाद हमने वहाँ पर जो ऐतिहासिक काल के स्रोत हैं उनको हम लोगों ने देखा, जिसमें आपके धार्मिक अधार्मिक ग्रंथों का हम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद उत्तराखंड की जो हमने पुरा प्रजातियां हैं उनका अध्ययन किया है। आपकी पुरा प्रजातियों में कोल, किरात, खस और भोटांतिक, जिनको हम सौका भी कहते हैं, तो इनका अध्ययन किया है। आज यहाँ पर आपकी क्लास 4 है उत्तराखंड इतिहास की, जहाँ पर हम लोग कुड़िंद राजवंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक राजवंश है। तो ऐतिहासिक नहीं है आपका ये। कैसा राजवंश है आपका ये? प्रथम राजनीतिक वंश था उत्तराखंड का। कह सकते हैं हम इसको उत्तराखंड पर शासन करने वाला। कैसा? उत्तराखंड पर शासन करने वाला आपका पहला राजनीतिक वंश था आपका ये। तो कुछ हम बिंदु देख लेते हैं जिन पर हम कोड़िंद राजवंश के बारे में अध्ययन करेंगे, उन बिंदुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर कुड़िंद वंश से संबंधित हम जानकारी के बारे में पढ़ेंगे, कहाँ से स्रोत हमको प्राप्त होते हैं और कौन कौन से काल में हमने इसको बांटा हुआ है, कौन सा शासनकाल इसका है उत्तराखंड का। और दूसरा जो हमको जानकारी मिलती है कुड़िंद मुद्राओं से मिलती है, कुड़िंदों के बारे में। और यहाँ पर कुड़िंद मुद्राओं के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें प्रारंभिक कुड़िंद मुद्राएं और परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं। और फिर कुड़िंद मुद्राओं का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें अमोघ भूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्तीसवर प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ दो चार पॉइंट हम लोग अमोघ भूति के बारे में पढ़ेंगे, जो इस कुड़िंद राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और साथ ही साथ जो कुड़िंद राजवंश है, अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक माना जाता है सुबाहु को। सुबाहु को इस राजवंश का संस्थापक माना जाता है और इसकी एक उपाधि भी मिलती है हम लोगों को। उपाधि की बात करें, इसकी उपाधि है आपकी कुड़िंधानधिपति। तो ये इसकी उपाधि है, इसको हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ जो मुद्राएं हैं उनके बारे में क्या फैक्ट रखते हैं, और वह शासक जिसने सबसे पहले मुद्राओं पर अपना नाम लिखा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो कुड़िंद राजवंश के संबंधित जो अभिलेख हैं उनको हम लोग देखेंगे, जिसमें आपके 4 अभिलेख आपके मिलते हैं भरहुत से और एक मिलता है आपका मथुरा से। तो कुल 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं इस कुड़िंद राजवंश से, जिससे हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो इन जो ये अभिलेख है पांचों, इनसे एक विसराज नामक शासक है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए देखते हैं इसके बारे में आज। तो बात करेंगे कुड़िंद राजवंश की, तो इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो कुड़िंदों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो आपकी कालकूट थी। कहां पर थी आपकी? कालकूट थी। तो कालकूट जो प्राचीन नाम है आपका कालसी का प्राचीन नाम है। और यह भी हम लोग जानेंगे कि रामायण काल में रामायण है इससे क्या जानकारी मिलती है, महाभारत के किस किस पर्व से हमको जानकारी मिलती है। और इनकी जो प्रारंभिक राजधानी है कालकूट, तो कालकूट प्राचीन नाम हो गया किसका? कालसी का। दूसरी इनकी राजधानी थी शत्रुघ्न नगर, जिसको उस समय मथुरा के नाम से जानते हैं। तो दूसरी हो गई शत्रुघ्न नगर। तो ये आपका मथुरा को बोलते थे उस समय, कुड़िंदों के समय। और तीसरी राजधानी थी इनकी बेहट। कहीं उसको बहेत लिखा हुआ है, कहीं बेहट लिखा हुआ है, तो इसको बेहट भी आप पढ़ सकते हैं और बहेत भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। तो ये आपका सहारनपुर को बोला गया है। तो यहाँ पर इनकी राजधानियां थी कालसी, मथुरा और सहारनपुर में। और इनका जो धर्म था वो शैव था और बौद्ध था। तो जो अभिलेख हैं उनसे हमको इन पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म को मानते थे। तो अभिलेखों से, जो अभिलेख हैं, अभिलेखों से हमको जानकारी प्राप्त होती है कि जो आपके कुड़िंद थे वो क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी कह सकते हैं या संरक्षक थे। तो बौद्ध धर्म के संरक्षक के तौर पर जान सकते हैं, क्योंकि जो ये अभिलेख हैं ये आपके भरहुत बौद्ध स्तूप और मथुरा बौद्ध स्तूप से प्राप्त होते हैं। दूसरा, भगवान शिव के अनुयायी थे, इसकी जानकारी हमको छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं, छत्रेश्वर या चत्रेश्वर प्रकार की जो इनकी मुद्राएं हैं उससे हमको जानकारी मिलती है कि ये शैव धर्म के अनुयायी थे।
तो यहाँ पर हमको जानना आवश्यक है कि किन आधारों पर जो इतिहासकार हैं इनको बौद्ध धर्म का संरक्षक और शैव धर्म का अनुयायी कहते हैं। तो ये आपके पॉइंट हो गए जिनसे हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो कुड़िंद राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम राजनीतिक वंश तो है, किंतु ऐतिहासिक नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐतिहासिक नहीं है। कैसा राजवंश है? राजनैतिक वंश है कुड़िंद, जिसने उत्तराखंड पर पहली बार शासन किया। और प्राचीन भारतीय साहित्य में इनका हमको जानकारी मिलती है इनकी। और कुड़िंदों के समय उत्तराखंड को उस समय ब्रह्मपुर कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मपुर के नाम से जानते थे कुड़िंदों के समय। और जो इनका क्षेत्र था, जो इनका जो राज्य था, वो आपका गंगा और यमुना का जो आपका उपजाऊ क्षेत्र है उसके आसपास के इलाके में इनका फैला हुआ था। और अमोघ भूति के समय अगर बात करें, अमोघ भूति की बात करें तो उसके समय जो आपका था कुमाऊं, गढ़वाल, साथ ही साथ आपका हिमाचल और आपका पंजाब और साथ ही हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से कुड़िंद राजवंश के अंतर्गत, राज्य के अंतर्गत आते थे। साथ ही साथ अमोघ भूति के समय जो इसकी पश्चिमी सीमा थी वह ईरानी साम्राज्य को स्पर्श करने लगी थी, ईरानी साम्राज्य को स्पर्श करने लगी थी। तो इससे क्या हुआ कि ईरान और कुड़िंद राज्य के बीच में क्या हुआ, एक संस्कृति का आदान प्रदान होने लगा। ईरानी राज्य प्लस कुड़िंद राज्य के बीच में क्या होने लगा, एक सांस्कृतिक तालमेल बैठने लगा। इससे क्या होगा कुड़िंद राज्य में, तो खरोष्टी लिपि का यहां पर प्रचार प्रसार होना शुरू होता है। तो खरोष्टी लिपि का प्रचार प्रसार शुरू होगा। तो अधिकतर हम बात करें जो कुड़िंदों से संबंधित जानकारी है, अगर हम बात करें कुड़िंद से, जो कुड़िंद हैं इनकी जानकारी हमको जो स्पष्ट प्रमाण देते हैं वो इनकी जो मुद्राएं हैं वो हमको जानकारी देती हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि अभिलेखों से पता चलता है कि ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, या कह सकते हैं कि अनुयायी थे स्टार्टिंग में। बाद में छत्तीसवर प्रकार की जो मुद्राएं हैं ये हमको बताती हैं कि ये शैव धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। और इनकी राजधानी हो गई कहां कहां, कालकूट कालसी में, शत्रुघ्न नगर मथुरा में, बेहट या बहेत सहारनपुर, यहां पर इनकी राजधानी थी। इनके समय उत्तराखंड को ब्रह्मपुर नाम से जानते थे। और जो इनका राज्य था वो गंगा यमुना के उपजाऊ क्षेत्र के आसपास था। और जो अमोघ भूति है, जो शक्तिशाली शासक था इनका, तो कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ क्षेत्रों तक इनका पूरा राज्य फैला हुआ था। और पश्चिम में अमोघ भूति के समय जो कुड़िंद राज्य था ईरानी साम्राज्य को स्पर्श करने लगा था। और ईरानी राज्य और कुड़िंद राज्य के बीच एक संस्कृति का आदान प्रदान हुआ, जिससे यहां पर खरोष्टी लिपि का प्रचार प्रसार होना शुरू होगा। अब बात करते हैं कुड़िंद वंश से संबंधित जानकारी की। तो यहां पर साहित्यिक एवं पुरातात्विक दोनों प्रकार की हमको जानकारियां देते हैं, स्रोत हैं। तो साहित्यिक स्रोत में आपका बात करेंगे, आपका रामायण हो गई, महाभारत है और पुराण है, जिनसे हमको जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ हमको यहाँ पर जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है वह भी जानकारी देती है। साथ ही साथ चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है वह भी हमको इनके बारे में जानकारी देती है। साथ ही साथ पुरातात्विक स्रोतों में आपको बता दिया मैंने, अभिलेख और मुद्राएं, जो मुद्राएं हैं इनकी वो हमको जानकारी देती हैं और ये स्पष्ट हमको प्रमाण देते हैं कुड़िंद राजवंश होने के। तो देखते हैं, तो यहां पर साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत रामायण है, महाभारत है, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र और एक बौद्ध महाग्रंथ है आपका महामयूरी। तो यह भी हमको जानकारी देता है। पुराणों में आपका वायु पुराण हो गया, ब्रह्मांड पुराण हो गया, और इसके अलावा एक मार्कंडेय पुराण भी है जो हमको जानकारी देता है कुड़िंदों के बारे में। इतना लोग समझ में आया होगा। और पुरातात्विक स्रोतों में इनकी मुद्राएं हैं, अशोक का कालसी अभिलेख है, मथुरा एवं भरहूत का बौद्ध स्तूप हमको कुड़िंद वंश से संबंधित जानकारी देते हैं। इसी के साथ जो टॉलमी है विदेशी लेखक, यह भी कुड़िंदों के बारे में उल्लेख करता है। साथ ही साथ जो ह्वेनसांग है अपने यात्रा वृत्तांत सीयूकी के माध्यम से भी हमको जानकारी मिलती है कुड़िंदों के बारे में।
आगे देखते हैं जो कुछ साहित्यिक स्रोत हैं, इनसे यहाँ पर क्या जानकारी हमको मिलती है कुड़िंदों के बारे में, क्या यहाँ पर कहा गया है साहित्यिक स्रोतों में। बात करेंगे सबसे पहले महाभारत के एक पर्व हैं आपके, अध्याय है सभा पर्व। पहले तो सभा पर्व में कुड़िंदों का उल्लेख हमको मिलेगा, और यहाँ पर कुड़िंदों को क्या कहा गया है। महाभारत की बात करें तो महाभारत में आपका पहला आएगा सभा पर्व। तो इसी सभा पर्व में कुड़िंदों को कहा गया है द्विज श्रेष्ठ। तो इससे जो इतिहासकार एक अनुमान लगाते हैं कि द्विज श्रेष्ठ का मतलब है कि ये आर्य ही थे। और महाभारत का जो वन पर्व है आपका, वो सुबाहु नामक एक शासक की बात करता है, उल्लेख करता है। इसी सुबाहु को कुड़िंद वंश का संस्थापक माना गया है, और इसी सुबाहु ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से भाग लिया था। पांडवों की ओर से भाग लिया था इसने। और जो इसकी राजधानी बताई जाती है, तो इसकी राजधानी आपकी बताई जाती है सुबाहुपुर या श्रीपुर। श्रीपुर कह सकते हैं, या फिर उसको हम सुबाहुपुर के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में इसका जो नाम, वर्तमान में इसको हम श्रीनगर के नाम से जानते हैं, इस सुबाहुपुर को या श्रीपुर को। तो इसकी राजधानी थी कहां पर आपकी, श्रीनगर में राजधानी थी सुबाहु की। इसी के साथ साथ विराट पर्व है, महाभारत का ही विराट पर्व आता है। इसी विराट पर्व में राजा विराट का उल्लेख मिलता है कि जो मत्स्य देश है उसका शासक है राजा विराट। तो राजा विराट के द्वारा यहां पर जो जौनसार भाबर है उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया था। जौनसार भाबर क्षेत्र पर क्या कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था। तो यहां बताया गया है राजा विराट ने कालकूट, कालकूट नामक जो जगह है, या फिर एक जगह आपकी कालकूट और कुलून, इन जगहों पर अधिकार कर लिया था। और कालकूट वर्तमान में जानते हैं हम कालसी के जो क्षेत्र, कालसी को जानते हैं कालकूट के नाम से। तो यहां पर राजा विराट है, मत्स्य देश के राजा थे राजा विराट। तो विराट पर्व में इनका उल्लेख मिलता है। इसी के साथ हम बात करें यहां पर मार्कंडेय पुराण, तो मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मांड पुराण में इनको कुड़िंदाश्च कहा गया है। कुड़िंदों का जो उल्लेख मिलता है हमको कुड़िंदाश्च के नाम से मिलता है। और साथ ही जो विष्णु पुराण है इसमें कुड़िंदो पतकश्य कहा गया। क्या कहा गया विष्णु पुराण में, इनको कुड़िंदो पत्तिकस कहा गया है। और अष्टाध्यायी में इनको, अष्टाध्यायी में हमको दो क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। कुलून, ये आपका हिमाचल में था, कुलून नामक जगह आपकी कहां पर है, हिमाचल में जगह थी। साथ ही जो अष्टाध्यायी है कालकूट नामक जगह का उल्लेख करती है, ये कालकूट वर्तमान का कालसी है। तो इसकी जानकारी हमको अष्टाध्यायी से मिलती है। साथ ही अर्थशास्त्र में कुड़िंद, कुलूत या फिर औदुंबर, इनके लिए राज शब्दिन संघ, राज शब्दिन संघ का उल्लेख हमको मिलता है, किसमें, अर्थशास्त्र में मिलता है। तो इनके लिए यहां पर राज शब्दिन संघ का प्रयोग किया गया है। और जो महामयूरी बौद्ध ग्रंथ है इसमें कहा गया जो उष्ट्रपाद नामक यज्ञ देवता है, सॉरी आपके यज्ञ नहीं होगा पर यक्ष देवता हैं, इनकी पूजा करते हैं कौन, आपके कुड़िंद। तो यक्ष देवता हैं उष्ट्रपाद, तो इनकी पूजा करते हैं कुड़िंद। ये बताया गया है महामयूरी जो बौद्ध ग्रंथ है इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ जो कालसी अभिलेख है इसको हम लोग इधर देख लेते हैं। आपका कालसी अभिलेख से हमको पता चलता है जो प्रारंभिक कुड़िंद थे वे आपके मौर्यों के अधीन थे। तो कालसी अभिलेख आपका अशोक का हो गया। इसी से जानकारी मिलती है कि जो कुड़िंद थे आपके ये मौर्यों के अधीन थे। किसके अधीन थे, मौर्यों के अधीन थे आपके। और इसी कालसी अभिलेख में इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। और यहां के निवासियों को, कहां के, कालसी के निवासियों को कुलिंद या पुलिंद शब्द से उल्लेखित किया गया है यहां पर आपका कालसी अभिलेख में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। महामयूरी ग्रंथ में इन बताया गया है कि जो कुड़िंद थे ये उष्ट्रपाद नामक जो यक्ष देवता हैं इनकी पूजा करते थे। और
अर्थशास्त्र में कुड़िंद, कुलूत या औदुंबर के लिए राज शब्दिन संघ का शब्द का प्रयोग किया गया है। और पाणिनि की अष्टाध्यायी में दो क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है, कुलून और कालकूट। कुलून आपका हिमांचल में था और कालकूट जो बोलते हैं ये कालसी में। तो ये स्थान है, यहाँ पर बताया गया है कि जो कुलून है ये हिमांचल में है और कालकूट कालसी के लिए प्रयोग किया गया है। विष्णु पुराण में इनके लिए कुड़िंदो पतकस्य कस शब्द का प्रयोग किया गया है। और मार्कंडेय पुराण और ब्रह्मांड पुराण में इनके लिए कुड़िंदास शब्द का, विराट पर्व में राजा विराट का उल्लेख, वन पर्व में राजा सुबाहु का उल्लेख और सभा पर्व में इनको द्विज श्रेष्ठ के नाम से उल्लेखित किया गया है। आगे देखते हैं। अब ये तो आपका साहित्यिक स्रोत थे। अब बात करेंगे यहां पर कुड़िंद मुद्राओं की बात करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको भी ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया है कि जो तीनों अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं कुड़िंदों के, सॉरी इनके कुल 5 अभिलेख हमको प्राप्त होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं हमको अभी तक। कितने अभिलेख? 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिनमें से आपका बात करेंगे 4 अभिलेख। तो 4 अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं भरहूत बौद्ध स्तूप से, और एक प्राप्त हुआ है आपका मथुरा बौद्ध स्तूप से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहां से हमको ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं, 4 भरूच से और एक मथुरा से प्राप्त हुआ, कुल मिला के 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आगे बात करेंगे कुड़िंद की जो मुद्राएं हैं, जो हमको एक स्पष्ट प्रमाणिक हमको जानकारी देती हैं कि कुड़िंदों के बारे में। तो कुड़िंदों से संबंधित जानकारी के स्रोतों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो यहां पर हमने पढ़ लिया रामायण काल के बारे में और उसके बाद महाभारत काल के बारे में, और फिर हमने पढ़ा यहां पर कुड़िंदों की मुद्रा का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो रामायण और महाभारत का हमने अध्ययन कर लिया है। और रामायण का हम बात करें तो रामायण के किष्किंधा कांड में, किष्किंधा कांड में यहां पर कुड़िंदों का उल्लेख किया गया है। और इसी के साथ साथ कुड़िंदों की मुद्राएं जो हमको जानकारी देती हैं, स्पष्ट प्रमाणिक स्रोत देती हैं। तो प्रमाणिक स्रोत हैं इनकी कुड़िंद मुद्राएं, और कुड़िंद मुद्राओं का मिलना इस बात का संकेत है कि कुड़िंद जिस काल से हमको इनकी मुद्राएं मिलना शुरू होती हैं, उस कालखंड तक ये स्वतंत्र हो चुके थे और एक राजनीतिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे यहां पर। तो कुड़िंद मुद्राओं का मिलना हमें क्या संकेत देता है कि इस कालखंड तक जो कुड़िंद थे ये स्वतंत्र हो चुके थे और अपनी एक राजनीतिक पहचान बना चुके थे। और जो इनकी मुद्राएं हैं वो आपको रजत मुद्रा में और ताम्र मुद्रा में प्राप्त होती हैं। ताम्र और रजत की मुद्राएं हैं ये आपकी। और कुड़िंद मुद्राओं में उनको प्रचलित करने वाले शासकों का नाम भी अंकित है और कुछ में नाम अंकित आपको नहीं मिलेगा। तो अमोघ भूति की जो मुद्राओं में जो लेख है वो खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। ये प्रश्न एक बार यूकेएसएससी पूछ चुका है आपका। तो दोनों लिपियों में, खरोष्टी एवं ब्राह्मी लिपि दोनों में अमोघ भूति की हमको मुद्राएं प्राप्त होती हैं। और जबकि अन्य शासकों की बात करें तो वहां पर केवल ब्राह्मी का ही प्रयोग किया गया है, जबकि जो अमोघ भूति है उसमें आपका खरोष्टी भी आपको देखने को मिलेगी, साथ ही ब्राह्मी लिपि में भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा जो इसकी मुद्राओं में लेख मिलेगा। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ताम्र मुद्रा है और साथ ही साथ रजत मुद्रा भी हमको प्राप्त होती है कुड़िंदों की। और जो मुद्राएं हैं हमको संकेत देती हैं कि जो ये आपके कुड़िंद थे इस कालखंड तक आपके स्वतंत्र हो चुके थे और अपनी एक राजनीतिक शक्ति ये बन चुके थे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे इनकी कुड़िंद मुद्राओं के प्रकार। तो यहां पर भी इनको 2 भागों में बांटा गया, एक प्रारंभिक मुद्राएं और एक परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं। तो 2 भागों में हमने यहां पर मुद्राओं को बांटा हुआ है, एक प्रारंभिक कुड़िंद मुद्राएं और दूसरा आपका परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं। तो इन 2 भागों में आगे पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे यहां पर वर्गीकरण उनका, फिर इनकी मुद्राओं का पढ़ेंगे वर्गीकरण। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे एक अमोघ भूति प्रकार, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे अल्मोड़ा प्रकार और तीसरा प्रकार होगा यहां पर आपका छत्रेश्वर प्रकार, जिसको हम चत्रेश्वर भी कहते हैं। तो इन 3 आधार पर वर्गीकरण है और 2 प्रकार हैं इनकी, प्रारंभिक और परवर्ती कुड़िंद मुद्राएं। अब बात करेंगे यहां पर प्रारंभिक मुद्राओं की। तो जो इनका काल हमको देखने को मिलता है आपका 200 ईसा पूर्व से लेकर 175 आपका ईसा पूर्व तक का काल है
प्रारंभिक कुड़िन मुद्राओं का। और यहां पर किसी भी शासक का नाम नहीं मिलता हमको, किसी भी शासक का नाम नहीं है। और इनमें क्या है, केवल कादस्य या कुड़िंदस शब्द हमको मिलता है, कादस्य या फिर आपका कुड़िंदस शब्द हमको यहां पर देखने को मिलता है, वह भी ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। तो केवल कादस्य या कुड़िंदस हमको शब्द देखने को मिलता है। जो इतिहासकार हैं वो इस बात से अनुमान लगाते हैं कि इस समय यहां पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था रही होगी। कैसी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहां पर रही होगी। और जो राजा था वो आपका क्या था, निर्वाचित होता था। यहां पर जो राजा था वह आपका कैसा था, निर्वाचित होता था यहां पर। और इस काल में मात्र एक ही राजा विषदेव का हमको नाम प्राप्त होता है। तो इसका भी हमको जो नाम प्राप्त होगा मुद्राओं से प्राप्त नहीं होगा। इसका नाम कहीं पर विश्वदेव लिखा है या फिर कहीं पर विषदेव के नाम से इसको उल्लेखित किया गया है। केवल प्रारंभिक जो हम मुद्राएं पढ़ रहे हैं यहां पर केवल इसी का नाम मिलेगा, लेकिन वह भी किसमें, अभिलेखों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा? अभिलेखों से प्राप्त होता है केवल, ना कि मुद्राओं से। यह भी आपको ध्यान रखना है, ना कि मुद्राओं से इसका हमको नाम नहीं मिलता है, अभिलेखों से मिलता है। यह अभिलेख मैंने बता दिया आपको, एक भरहूत है आपका, यहां से 4 अभिलेख, और आपका एक मथुरा अभिलेख है, यहां से हमको 1 अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इन अभिलेखों से हमको इस शासक का नाम मिलता है जिसका नाम विश्वदेव या विषदेव है, और मुद्राओं से इसका नाम हमको प्राप्त नहीं होता है। प्रारंभिक जो मुद्राएं हैं इनकी लिपि ब्राह्मी है और ये ताम्र धातु से निर्मित है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करेंगे परवर्ती कुड़िंद मुद्राओं की। तो परवर्ती जो कुड़िंद मुद्राएं हैं इनका काल है 175 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक। तो अगर हम यहां पर कुड़िंद वंश का, कुड़िंद राजवंश का हम कालखंड देखें तो जो इसका कालखंड हमको पता चलता है लगभग आपका 1000 ईसा पूर्व से आपकी दूसरी तीसरी शताब्दी तक हमको मिलता है। इनका दूसरी से तीसरी शताब्दी तक हमको इनका कालखंड मिलता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 1000 ईसा पूर्व से लेकर आपका दूसरी तीसरी शताब्दी तक हमको इनकी जानकारी मिलती है। जो इनका कालखंड है पूरा 1000 ईसा पूर्व से लेकर दूसरी तीसरी शताब्दी तक का मिलता है। बात कर रहे हैं यहां पर परवर्ती कुड़िन मुद्राओं की, तो इनका जो कालखंड है वो 175 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक है। और इस काल की मुद्राओं पर जो है शासक के नाम अंकित मिलते हैं। शासक के नाम क्या है यहां पर अंकित किए गए हैं इस काल में, जबकि प्रारंभिक में नाम नहीं थे, वहां पर केवल कादस्य या कुड़िंदस शब्द हमको देखने को मिला था। अब बात करें सबसे पहले किसने नाम लिखा है यहां पर, सबसे पहले नाम लिखने वाला शासक कौन था? तो यह था आपका अग्रराज। कौन था? अग्रराज है। सबसे पहले इसी ने इन मुद्राओं पर अपना नाम लिखा है। किसने? अग्रराज है। और इसके साथ साथ धनभूति बृहदपाल, बृहदपाल हो गया, धनभूति द्वितीय हो गया, अमोघभूति हो गया। इस काल के प्रमुख शासक कौन कौन से हो गए आपके? धनभूति हो गया आपका, बृहदपाल हो गया, धनभूति आपका सेकंड हो गया, और अमोघभूति। ये इस काल के प्रमुख शासक हैं। और मुद्राओं पर अपना नाम सबसे पहले लिखने वाला शासक है आपका कौन? अग्रराज। परवर्ती जो कुड़िंद मुद्राएं हैं इनमें आपको खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि मिलती है। वो भी किसकी मिलेंगी हमको? अमोघभूति नामक शासक की मिलती हैं। और यहां पर दोनों पर धातुओं से निर्मित मुद्राएं हैं, एक रजत मुद्रा है, दूसरी ताम्र धातु मुद्रा है। तो ये मुद्राएं आपको हमको प्राप्त होती हैं यहां पर। अब आगे बात करेंगे कुड़िंद मुद्राओं का वर्गीकरण। तो यहां पर 3 भागों में इसकी मुद्राओं को बांटा गया है कुड़िंदों की, जिसमें पहला प्रकार है आपका अमोघभूति प्रकार। इसकी भी 2 प्रकार की मुद्राएं, एक रजत मुद्रा और दूसरी ताम्र मुद्रा। दूसरा प्रकार है अल्मोड़ा प्रकार, यह अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है।
और चत्रेश्वर प्रकार ये भगवान शिव को समर्पित मुद्राएं हैं। इसी प्रकार की मुद्राओं से इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि ये भगवान शिव के अनुयायी थे, और अभिलेखों से इनको बौद्ध धर्म का संरक्षक बताया गया है। तो इनके दो धर्म हो गए, एक बौद्ध एक शैव, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और कुड़िंदों का हम बात करें शक्तिशाली शासक की, तो इनका जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो कौन है, आपका अमोघ भूति है। इसी की हमको सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त होती हैं, अमोघ भूति की। आगे देखते हैं, बात करेंगे सबसे पहले हम लोग अमोघ भूति प्रकार की। तो ये दो धातु से निर्मित हैं, एक रजत मुद्रा और दूसरी ताम्र धातु, और यहां पर खरोष्टी एवं ब्राह्मी दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। और इन मुद्राओं में, इस प्रकार की मुद्राओं में रज कुड़िंदस अमोघ भूतिस महाराजस, रज कुड़िंदस अमोघ भूति महाराजस, इस लेख से एक लेख उत्कीर्ण किया गया इस प्रकार का। इन मुद्राओं पर रज कुड़िंदस अमोघ भूति महाराजस शब्द लिखा गया है। और किस लिपि में लिखा गया है, खरोष्टी एवं ब्राह्मी दोनों में लिखा गया है। और अमोघ भूति की जो मुद्राएं हैं, व्यास से लेकर अलकनंदा तथा दक्षिण में सुनेत और बहेत तक प्राप्त होती हैं हमको। और इसके साथ साथ अनेक मुद्राएं हमको शत्रुघ्न नगर, देहरादून से भी हमको प्राप्त होती हैं। और एक इतिहासकार हैं आपके पावेल प्राइस, तो ये इतिहासकार कहते हैं कि जो अमोघ भूति के सिक्के हैं ये आपके हिंद यवनों से प्रेरित थे। किससे थे, हिंद यवनों से प्रेरित थे, और हेमी ड्रेकस पद्धति पर ये सिक्के ढाले गए थे। तो हेमी ड्रेकस पद्धति पर इनको ढाला गया था। तो आपको भी ध्यान रखना है, पावेल प्राइस इतिहासकार हैं, ये कहते हैं जो अमोघ भूति की मुद्राएं थी ये हिंद यवनों से प्रेरित थी और हेमी ड्रेकस पद्धति पर ढाले गए सिक्के थे अमोघ भूति के। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फैक्ट। आगे बात करेंगे अल्मोड़ा प्रकार की। तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं हमको अल्मोड़ा से प्राप्त होती हैं। कब, 1979 में प्राप्त होती हैं। एक व्यक्ति है मोहन सिंह, उसने इनको दिया था। और वर्तमान में ये मुद्राएं अल्मोड़ा राजकीय संग्रहालय में इनको रखा गया है। अल्मोड़ा राजकीय संग्रहालय में इन मुद्राओं को रखा गया है। और ये आपकी ताम्र धातु से निर्मित हैं। और यशवंत सिंह कठौच के अनुसार इन मुद्राओं से 8 कुड़िंद शासकों के नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें शिवपालित, शिवदत्त, हरिदत्त, मगभट्ट, शिवरक्षित, विजयभूति, इसकी गढ़वाल से एक मुद्रा प्राप्त हुई है। आसेक, इसकी भी एक मुद्रा प्राप्त होती है। और गोमित्र, इसकी 52 मुद्राएं हमको प्राप्त होती हैं। इन शासकों के नाम अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं से प्राप्त होता है। ये बताया है किसने, यशवंत सिंह कठौच ने। कुल 8 कुड़िंद शासक हैं, शिवपालित, शिवदत्त, हरिदत्त, मगभट्ट, शिवरक्षित, विजयभूति, आसेक और गोमित्र। और यहां पर जो शिवदत्त, शिवपालित है और शिवरक्षित है, इन नामों के आधार पर भी इतिहासकार कहते हैं कि ये भगवान शिव के अनुयायी थे। आगे बात करेंगे चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। तो जो इन मुद्राएं हैं इनको हम अनाम प्रकार, इनमें कोई नाम नहीं है, या फिर शिव प्रकार के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। तो भगवान शिव को समर्पित मुद्राएं हैं। और इसमें ब्राह्मी लिपि में भगवत चत्रेश्वर महात्मनः, भगवत चत्रेश्वर महात्मनः उत्कीर्ण किया गया है। किसमें, ब्राह्मी लिपि में। इनको अनाम प्रकार और शिव प्रकार के नाम से इनको जानते हैं। और इनकी लिपि कैसी है, आपकी ब्राह्मी लिपि में इनको उत्कीर्ण किया गया है। इन मुद्राओं में त्रिशूलधारी शिव, त्रिशूल उनके दाहिने हाथ में है और बायां हाथ उनका कमर में दिखाया गया है। तो इनके अधिष्ठाता देव हैं छत्रेश्वर। छत्रेश्वर ये कौन है, आपके भगवान शिव हैं, उन्हीं के उनको समर्पित मुद्राएं हैं। और
इन मुद्राओं से पता चलता है कुलिंद शैव धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। तो इतना आपको चल गया पता। अब बात कर लेते हैं यहां पर अमोघ भूति के बारे में, दो चार फैक्ट आपके। तो अमोघ भूति ने मौर्यों के से स्वतंत्र होने के बाद तो हिंद यवन साम्राज्य के खंडहरों पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। कौन? अमोघ भूति। और इसने अपने समकालीन योद्धेय एवं औदंबरों के साथ एक संघ बनाया और हिंद यवनों को यमुना नदी से के पश्चिम में और ब्यास नदी के पश्चिम में उनको भगा दिया। अमोघ भूति की मुद्राएं हमको सुगन, ये जगह आपकी हरियाणा, सुनेत पंजाब, मेवा टप्पा और ज्वालामुखी हिमाचल में, बेहट उत्तर प्रदेश में, श्रीनगर स्थित सुमाड़ी में। तो सुमाड़ी से कुल आपको 300 सिक्के हमको प्राप्त होते हैं। यहां से अमोघ भूति की हमको मुद्राएं प्राप्त होती हैं। और अमोघ भूति के काल में कुलिंद साम्राज्य वर्तमान कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों तक क्या था, विस्तृत हो चुका था। और जो कुलिंद राज्य था इसकी जो पश्चिमी सीमा थी, जो पश्चिमी सीमा थी वो ईरानी राज्य को, ईरानी साम्राज्य को स्पर्श करने लगी थी अमोघ भूति के समय। यह भी आपको ध्यान देना है। तो इतना को समझ में आ गया होगा। तो हिंद योद्धे और औदंबरों के साथ मिलकर एक संघ बनाता है अमोघ भूति और हिंद यवनों को यमुना नदी के पश्चिम में और ब्यास नदी के पश्चिम तक खदेड़ देता है और हिंद यवन साम्राज्य के खंडहरों पर ही एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। और बाद में अमोघ भूति की मृत्यु हो जाती है और कुषाण इसके कुछ राज्यों पर अधिकार कर लेते हैं। अब ये आपका यहां पर निपट गया है अमोघ भूति। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी यहां पर कुषाणों के बारे में, शक हो गए आपके वहां पर, और आपका मित्र वंश हो गया। तो कुछ इस तरीके से हम वंशों को पढ़ेंगे जिसमें आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट हम उनको देखेंगे। और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं आप लोग। और साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जीके सरकारी के जो फेसबुक पेज है उससे आप लोग जुड़िए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर हम लोग रील्स के माध्यम से और शॉर्ट्स के माध्यम से यहाँ पर हम लोग क्विज कराते हैं। और इस क्विज में आपको यहाँ पर जीएस हो गया, उत्तराखंड है आपका, कंप्यूटर हो गया और साथ ही साथ आपका करंट अफेयर है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर हम लोग जो मैथ है आपकी और रीजनिंग है, इनकी हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं यहाँ पर इंस्टाग्राम में। तो यहाँ पर आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ जो पीडीएफ है जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को, चैनल को फॉलो कीजिए। साथ ही साथ आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं इसकी पीडीएफ के लिए। और इस डाटा को आप लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ने के लिए, टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट है www.gksarkari.com। तो वहां पर आप रेगुलर विजिट करते रहिए। वहां पर आपको इसको आप टेक्स्ट फॉर्मेट में इसको पढ़ सकते हैं आप वहां पर। और साथ ही साथ आप हमको ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो कुछ फैक्टों के साथ मैंने आपको बताया था पूरा। चलिए आज के लिए काफी है, धन्यवाद।